दीजिए। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? अगर किसी का कोई इशू रह गया तो मुझे बताए। आपका था इशू? स्कैन करवा दिया आईडी कार्ड? अभी स्कैन नहीं हो रहा? ओके। आप ऐसा करें, नीचे एक वाइट पेपर रख के तो देन स्कैन करें। और मुझे आईडी कार्ड भी दिखाएं, आईडी कार्ड की कंडीशन कैसी है? ठीक है। फिर लाइट का इशू होगा कोई। आप सभी का वैसे ही हो गया काम। सो क्रिप्टो करेंसी पे वापस आते हैं। ठीक है, अकाउंट की अगर किसी का कोई इशू रह गया है तो आफ्टर द लेक्चर वो मेरे से मुझे बता दें, मैं उसका इशू रिजॉल्व कर दूंगा। लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले क्रिप्टो बनाने की वजह क्या थी? क्रिप्टो बनाई क्यों गई? इसको क्या वजह पेश आ गई कि पेपर मनी से जो है वो हम निकल के आगे क्रिप्टो करेंसी में आ गए? क्या कोई ऐसा, मुझे कोई इधर स्टूडेंट हो तो मुझे बता सके कि पेपर मनी, हमें ये इशू आ रहा था जिसकी वजह से एक डिजिटल मनी क्रिएट की? कोई ऐसा स्टूडेंट? सर ये डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है और इसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ओके। इस करेंसी को हमारे पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है बाइंग करने का। और ये इस पे ये कि हम किसी भी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, टैक्सेस से बचा जा सकता है, तो इसमें बहुत है। माइंड सेविंग तो पेपर करेंसी से भी की जा सकती है, तो वाई डिजिटल करेंसी? डिसेंट्रलाइज्ड। एक तो ये चीज होगी डिसेंट्रलाइज। और कोई ऐसा स्टूडेंट जिस जो कोई और इशू मुझे बता सके? सामने से देख के ही बता दो यार। ये भी तो कह रही है। हाँ, इजी टू कैरी है, ठीक है। पेपर मनी 1 लाख में इधर पॉकेट में डालो, मुझे बाहर किसी ने फायर मार देना। अब मेरे अकाउंट में 10 करोड़ पड़ा हो क्रिप्टो में, तो वो मैं इजीली किसी भी जगह पे ट्रैवल कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर वही मैं पेपर करेंसी अपने बैग में या वॉलेट में डाल के कहीं घूमूं, तो कोई ना कोई मुझे गोली मारेगा और वो पैसे लेके निकल जाएगा। और इसके अलावा कोई आप मुझे बता रहे थे? टाइम सेविंग, ओके। ये टाइम सेविंग किस लिहाज से आप बता रहे हैं? एक्सचेंज पे अकाउंट है, वो चाहे कोई भी है, बाइनेंस है, बाइबिट है, एमईएक्स या कोई भी है, ठीक है। मैं उस पे अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। मैं अपने बैंक से ट्रांसफर करूंगा, वहां पे यूएसडीटी बाय करूंगा, फिर उसको सेंड करूंगा उधर, जो यूएसए में बैठा है या यूके में बैठा है या दुनिया के किसी भी कोने में बैठा है। और वो ट्रांसफर कितने मिनट्स में होंगे? मिनट्स में नहीं, सेकंड्स में होंगे। मैं यहां से उसको पेमेंट ट्रांसफर करूंगा विद इन अ सेकंड। तो ये हमारी टाइम की बचत है। और वहां पे हमें एक लिमिट है। वेस्टर्न यूनियन या लोकल हम जब जाते हैं तो वहां पे एक लिमिट दी जाती है कि आप अपनी अकाउंट स्टेटमेंट के हिसाब से इतने ट्रांसफर करवा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। यहाँ पे आपको वेरी फर्स्ट डे, अगर आप लोगों में से किसी का अगर अकाउंट वेरीफाई हो गया तो वो देख सकता है कि $8 मिलियन एक दिन में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। $8 मिलियन अगर आप पीकेआर में उसको कन्वर्ट करें तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी ज्यादा अमाउंट, ठीक है। $8 मिलियन आप जो है इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। ये एक बचत थी हमारे, ठीक है। एक तो टाइम बच गया जैसे आप बता रहे थे, दूसरा इजी टू कैरी है, एंड तीसरा जैसे डिसेंट्रलाइज था। आगे बात करते हैं। आप में से कोई मुझे बता सकता है जो इधर ऑनलाइन बैठे हुए हैं? आप लोगों के माइक मैंने अनम्यूट कर दिए थे, आप लोगों ने फिर म्यूट कर लिए। आप लोगों को समझ आई है जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, फर्स्ट लेक्चर? जी अभी जो आपने क्रिप्टोकरेंसी का बताया है और क्रिप्टोग्राफी का बताया है, इसका आया समझ आया। ओके। अब बात करते हैं इससे भी एक और चीज की, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। कोई ऐसा बता सकता है? एक मैंने बात की थी क्रिप्टोग्राफी की, ठीक है। और अब बात कर रहा हूँ ब्लॉकचेन।
और उससे पहले हमने बात की क्रिप्टो करेंसी। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, कोई मुझे इसमें आप में से कोई बता सकता हो? आप बता दें। ब्लॉकचेन ये पूरी कोई प्रोग्रामिंग होती है, डेटा बेस होती है, जिसमें हम करेंसी को या ट्रांजैक्शन करते हैं, उससे डील हो जाती है, किसी को मतलब एक्सेस नहीं होता। ओके, एनीवन अदर? अच्छा, ब्लॉक क्या होता है? लोग की शेयरिंग पैटर्न का देखते हैं, और उसमें जो है वो हैकिंग लग जाएगा, फिर उसे एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक पे आएगा, काफी हैक आते थे, फिर रीडिंग कर सकते हैं, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। अब देखिए, अब वहां से अगर कोई पर्सन चल के उधर जाएगा, ठीक है, उसे कितना टाइम लगेगा? ठीक है, उसे उस शेयर से उस शेयर, उस शेयर से उस शेयर, आते 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 वहां पे आएगा। ठीक है, इसी तरह ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी है, एक ब्लॉक है, ठीक है, और आगे एक चेन है। चेन यानी कि वो चलता जा रहा है, सैकड़ों है, ठीक है, वहां से ट्रांजेक्शन चली और उसने काफी सैकड़ों ब्लॉक्स के बाद जाके उसको ट्रांसफर करके मेरे तक पहुंचाना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो है अगर एक यूएसडीटी को ट्रांसफर कर, ठीक है, अब मैं जो है विद इन अ सेकंड वो ट्रांसफर हो जाएंगे। अब कोई भी हैकर इतनी स्पीड में हैकिंग नहीं कर सकता, ठीक है, या तो उसको मेरे वॉलेट एड्रेस का पता हो, इसके वॉलेट एड्रेस का पता हो, मेरे टाइम का पता हो कि यार मैं इस टाइम पे ट्रांसफर करने लगा हूं, वो फिर कुछ ना कुछ कर सकता। अब जब उसको मेरे एड्रेस का नहीं पता, या उसके एड्रेस का नहीं पता और टाइम नहीं पता, ठीक है, कि मैं किस टाइम पे करूंगा हैकिंग, तो या के ट्रांसफर करूंगा, वो हैकिंग मीन के विद इन अ सेकंड्स में यहाँ से वहां तक आना है। तो आप विद इन अ सेकंड यहाँ से पैदल भी नहीं जा सकते, दौड़ के भी नहीं जा सकते, ठीक है, और मूव होते होते तो काफी टाइम लगता है। सो इसी तरह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, अगर फॉर एग्जांपल मैं इस पर्सन से इधर ट्रांसफर करूँ करूँ करता 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 वो उधर तक जाएगा, तो इसी तरह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी काम करती है कि इस पर्सन ने उस पर्सन को पेमेंट भेजनी है, ये जो वाया है, ये जो पर्सन है, एक किस्म के कह लें कि गारंटर है, ठीक है, उधर पासवर्ड हो रहा है, फिर आगे पासवर्ड हो रहा है, फिर आगे पासवर्ड हो रहा है, फिर आगे पासवर्ड हो रहा है, कितने पासवर्ड को वो इनक्रिप्ट करेगा, कितने पासवर्ड को वो क्रैक करेगा। सो इट इज नॉट पॉसिबल कि वो इस टेक्नोलॉजी को जो है वो हैक कर सके। अकाउंट हैक हो सकता है, टेक्नोलॉजी हैक नहीं हो सकती। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हैक नहीं होती है। अगर आप लोगों में से किसी ने अक्सर सुना हो कि जी इतने जो है वो अकाउंट यानी कि बिलियंस ऑफ डॉलर निकल गए, एक्सचेंज से निकल गए, मीन के उनके सर्वर पे बैक एंड पे कोई ग्लिच था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। टेक्नोलॉजी पे कोई ऐसा ग्लिच नहीं था। इसी वजह से टेक्नोलॉजी पे हम रिलाय कर सकते हैं, हम किसी सर्वर पे या किसी पर्सन पे रिलाय नहीं कर सकते जो कि उसको हैंडल कर रहा है। इसी वजह से क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज को समझ, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का अभी कॉन्सेप्ट बताता हूँ। सेंट्रलाइज क्या होता है? सेंट्रलाइज होता है कि कोई भी ऐसी चीज जिसको कोई सेंटर कंट्रोल करता हो। मीन के अगर ये यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन है तो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन को कंट्रोल करता है, इस कैंपस को कंट्रोल करता है हेड ऑफिस जो कि टाउनशिप में, और उसको कंट्रोल करता है एचईडी, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को कंट्रोल करती है एचईसी, और एचईसी को कंट्रोल कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह जो अगर क्रिप्टो की बात की जाए तो इसको कोई भी पर्सन कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज है। समझ आइए आपको सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज की? कोई ऐसा पर्सन जिसको ना समझ आइए सेंट्रलाइज की और डिसेंट्रलाइज की? एनीवन? आगे चले। अच्छा जी, हिस्ट्री ऑफ बिटकॉइन एंड आर्ट्स कॉइन की बात कर लें। अच्छा, सबसे पहले 1989 में एक ये जो डेविड कैम है, ये क्रिप्टोग्राफर है। क्रिप्टोग्राफर मैंने अभी आपको बताया कि ये भी एक प्रोग्रामर होते हैं, ठीक है, जो कि एक प्रोग्रामिंग करते हैं। इसने डीजी कैश का कॉन्सेप्ट पेश किया था। डीजी कैश मीन के एक डिजिटल कैश जो आजकल हम एप्स यूज कर रहे हैं, बेसिकली उस टाइम पे ये इसने कॉन्सेप्ट पेश किया था कि एक ऐसी चीज मुतारिफ करवाई जाए कि जो कि पेपरलेस हो, यानी कि मैं अपनी पॉकेट में इतनी अमाउंट लेके ट्रैवल नहीं कर सकता। इससे पहले भी बात करते हैं कि बाटा सिस्टम में, बाटा सिस्टम में क्या होता था? बाटा सिस्टम में ये होता था कि इस पर्सन को चाहिए गन्ना, ठीक है, और उस पर्सन को चाहिए चावल। वो क्या करेंगे? मीडियम ऑफ एक्सचेंज करेंगे। वहां पे क्या हो रहा है? एक मीडियम एक्सचेंज हो रहा है। एक चीज वो ले रहा है और दूसरा वो ले रहा है, ठीक है, एक मीडियम है जिसको उन्होंने तय कर लिया कि यार 2 गंदम बोरी पे मुझे 1 गंदम चावल की बोरी आप दोगे। उसके बाद क्या हुआ? गोल्ड
इंट्रोड्यूस हो गया, सिल्वर इंट्रोड्यूस हो गया, और गोल्ड एक ऐसी चीज थी कि उसके लिए जगह होगी कि सबसे ज्यादा जो गोल्ड है वो मेरे पास होगी। तो गोल्ड को एज अ करेंसी के तौर पर यूज करना शुरू कर दिया। अब गोल्ड क्या था, गोल्ड को कैरी करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब अगर मेरे पास $1 बिलियन का अगर गोल्ड पड़ा है, तो मीन के वो यहाँ पे ऐसे पहाड़ खड़ा हो गया, ठीक है, ऐसे कि जितनी ये डाइस है। अब मैं इसको कैरी करना, लेके जाना चाह रहा हूँ, यहाँ से मुझे बाहर ले जाकर कोई दिखाता है, ठीक है, बाहर से कोई यहाँ से घूम के बाहर बस ये दरबार तक जाके दिखाए और वापस आ जाए, कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जो कि वापस आ सके। क्यों? कि गोल्ड एक ऐसी चीज है, वो अट्रैक्टिव है। गोल्ड एक अट्रैक्टिव चीज है, जिसकी वजह से लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उसको पाने की कोशिश करते हैं। और उसको कैरी करना मुश्किल था। और क्या होता था कि जब भी उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जाता था, तो काफी ज्यादा मुश्किलात दरपेश आती थी। फिर क्या हुआ, एक चाइनीज, जहाँ पे पेपर सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ, उन्होंने ही एक कॉन्सेप्ट दिया। कॉन्सेप्ट क्या दिया, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिया कि सर आपका नाम क्या है? क्या? हमाद हसन। हमाद हसन ने कहा कि पूरी क्लास में कि यार आप ऐसा करो, ये एक पेपर है, आप लोगों के पास जितना जितना गोल्ड है वो मेरे पास रखवाओ, मैं आपको एक श्योरिटी बॉन्ड देता हूँ, वो एज अ सिक्योरिटी मेरे पास पड़ा है, जब भी चाहिए होगा आके ले लेना। आप सब सभी ने एग्री किया, ठीक है हमारे के पास जो है मैं वो गोल्ड रखवा देता हूँ और एक श्योरिटी बॉन्ड ले लेता हूँ। उसके बाद होता क्या है, वो श्योरिटी बॉन्ड आगे ट्रांसफर होने लगता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने मिस्टर बी से पैसे ले लिए हैं, ठीक है, अब मैंने अगर पैसे लेने, वो मुझे क्या कह रहा है, यार ये श्योरिटी बॉन्ड ले लो, हम आपके पास मेरे ये गोल्ड पड़ा होगा इतनी अमाउंट का, मैंने आपको इतनी अमाउंट देनी थी, ठीक है, उस उतनी अमाउंट का ये आप श्योरिटी बॉन्ड ले लो और वो आप वहां से जाके ले लो। वो कहते हैं यार ठीक है, उसके पास पड़ा है, वो एक रिलायबल पर्सन है, कोई मसला नहीं, आप मुझे ये पेपर दे दो। वो क्या हुआ, पेपर आगे सर्कुलेट होना शुरू हो गया, उस पेपर, और अब क्या हो रहा है, उसके बाद कॉन्सेप्ट क्या आया, उसके बाद कॉन्सेप्ट क्या आया, उसके बाद कॉन्सेप्ट आया कि पेपर करेंसी वजूद में आई। जैसे कि आज हमारे पास ₹10 का एक नोट है, ठीक है, 50 का नोट है, 100 का नोट है, 1000 का नोट है, 5000 का नोट है, या किसी भी कंट्री का, है कि एक रिजर्व बैंक अपने उस बैंक में वो गोल्ड रखता था और उतने की करेंसी छाप देता था, ठीक है, ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। इन्फ्लेशन महंगाई को कहते हैं, यानी कि महंगाई कंट्रोल में रहे, और वो पेपर करेंसी एज यूज होती है, और अगर वो फट जाए या कुछ भी हो जाए तो उसको मुतबादल प्रिंट कर दिया जाए। अब उसमें प्रॉब्लम्स क्या आई, प्रॉब्लम्स ये आई कि हर एक कंट्री ने अपने जो रिजर्व थे उनसे ज्यादा प्रिंटिंग करना शुरू कर दी। अब पाकिस्तान के पास अगर गोल्ड के रिजर्व फॉर एग्जांपल 1.5 ट्रिलियन, ठीक है, तो वो सिर्फ 1.5 ट्रिलियन तक की करेंसी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, एज पर रूल। लेकिन उन्होंने ज्यादा प्रिंट करना शुरू कर दी, किसी भी कंट्री की बात कर सकते हैं। सो अब क्या हो रहा है कि अब रिजर्व में उतना गोल्ड नहीं है और ना ही गोल्ड को रखा जाता। अब क्या है, अब एक रूल के तहत वो एक प्रिंटिंग कर देते हैं, और वो क्या होती है, क्वांटिटेटिव ईजिंग हो जाती है, उसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग, जो कि फंडामेंटल में हम जाके पढ़ेंगे। क्वांटिटेटिव ईजिंग बेसिकली कहते हैं कि जब एक मैस लेवल पे यूएसए, चाइनीज एंड जापानीज एक बड़े मैस लेवल पे प्रिंटिंग करें, उसे कहते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग। और एक होती है क्वांटिटेटिव टाइटनिंग। क्वांटिटेटिव टाइटनिंग बेसिकली कहते हैं कि जब इकोनॉमी को कंट्रोल करना हो, यानी कि जब जो है प्रिंटिंग ना हो रही हो किसी भी पेपर करेंसी की। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जनाब 2008 में ऐसा ही रिसेशन आया। रिसेशन आने की भी वजह यही थी कि मैस लेवल पे प्रिंटिंग हुई, और प्रिंटिंग के बाद उतने रिजर्व जो है वो मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से काफी ज्यादा कंपनीज कोलैप्स कर गई, ठीक है। और एक शहजादा सतोशी नाकामोटो, पता नहीं शायद आप में से कोई हो, और ये भी मुझे नहीं पता, ठीक है, सतोशी नाकामोटो, उसने कहा कि यार ये क्या बात हुई, ये तो आए दिन अपनी अपनी पॉलिसीज बना लेते हैं, यूएसए चाहता है $2 ट्रिलियन की मनी प्रिंट कर लेता है, चाइना चाहता है वो अपनी मनी प्रिंट कर लेता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने फिर डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट पेश किया, इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइज, जो कि किसी भी कंट्री के कंट्रोल में ना हो। यूएसए कौन कंट्रोल यूएसडी कौन कंट्रोल करता है, वो यूएसए करता है,
यौन कौन कंट्रोल करता है? वो चाइनीज करते हैं। ठीक है, इसी तरह हर कंट्री जो है वो अपनी अपनी करेंसी को कंट्रोल करते हैं और क्वांटिटेटिव ईजिंग के जरिए उसको जो है वो प्रिंट करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो मार्केट में नई नया पैसा आता है। वो नया पैसा किनको दिया जाता है? जिनको लोन चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे लोन चाहिए, वो लो इंटरेस्ट में मुझे दे देंगे। ठीक है, दे ही जाएंगे और आफ्टर दैट वो मनी जो है वो सर्कुलेट होगी। वो मनी फिर सर्कुलेट कहाँ पे होती है? स्टॉक्स पे, स्टॉक में होती है। स्टॉक के बाद किधर होती है? फॉरेक्स में होती है। फॉरेक्स के बाद क्रिप्टो में आती है। क्रिप्टो के बाद बॉन्ड में जाती है। तो ये एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट है जो कि फंडामेंटल में हम आपको बताएंगे। अभी सिर्फ क्यूई एंड क्यूडी क्यूडी पे है। अब 2008 में रिसेशन आता है। रिसेशन में क्या होता है कि वो सातोशी नाकामोटो एक डिसेंट्रलाइज कॉइन पेश कर देता है। यहां तक अगर किसी को कोई भी चीज समझ नहीं आई मुझे बताए। कोई ऐसा बच्चा, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको अभी तक चीजें समझ नहीं आई? एनीवन? नहीं, जो कैंडिडेट्स हैं मैंने आपको लिंक शेयर किया है। सर दोबारा किया सर, ये ना 40 मिनट के बाद ये ऑन थे, चल रही। इनको आपने कंसिडर करते रहना। मैंने ग्रुप इसीलिए एक ना व्हाट्सएप ऑन है आपका? सर नहीं, मोबाइल अभी यूज हो रहा व्हाट्सएप एक क्यू आर कोड में एक शेयर करना अच्छा लगा ना वो। व्हाट्सएप वेब खोलिएगा, मैं बता देता हूँ। है। चलो ऑन कर लेते हैं। ये चीज़ें इन सबके लिए नहीं है, थोड़ा सा गैप देना भी जरूरी है। जी बेटा, समझ आना अभी तो थोड़ी सी वो चीज़ें हैं जो थ्योरी से रिलेटेड है। सतोशी नाकामोटो का नाम किस किस को याद होगा? तो ये नाम याद रखना है। जहां मिले इसको अगवा कर लेना इसे धर लो। और बस पहले तरीके तो बात करते हैं। तो मैंने किया था पहले फिर बात सर नेट बहुत स्लो। है। फीडबैक टेम तो तुम्हारे आ रही है।